हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में भी जो है हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल से संबंधित 2 डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं और एक ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और ये ऑब्जेक्टिव का यह दूसरा सेट है। और जो यानी कि आपको जो है सल्तनत काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए अच्छा ये रहेगा कि आप लोग जो है पहले डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखें और फिर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट लगाइए, तो बेहतर स्कोर करने में आप कामयाब रहेंगे। तो आइए हम लोग जो है इसके पहले प्रश्नों की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी 4 ऑप्शंस में देखते हैं क्या होगा दोस्तों। तो हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी है आपका वो उदय भांडपुर, जिसे औहिंदपुर भी कहा जाता है, जिसे वैहिंद भी कहा जाता है। तो ये जो है हिंदू शाही राज्य की राजधानी रहती। दोस्तों, हिंदू शाही राज्य उस काल में जो अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा था। यानी भारत का जो है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो था वह जो है हिंदू शाही राजा का क्षेत्र था। यानी सिंध का जो प्रदेश था वह हिंदू शाही राज्य का प्रदेश था और उसकी जो राजधानी है आपका उदय भांडपुर या औहिंद या वैहिंद कहलाती थी। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदय भांडपुर या औहिंद या वैहिंद थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो महमूद गजनवी का जो भारत में अंतिम आक्रमण जो है दोस्तों वह जो है आपका जाटों के विरुद्ध हुआ था और ये यानी 17वां आक्रमण था महमूद गजनवी का जाटों के विरुद्ध। और 16वां आक्रमण जो है आपका सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था जो 25-26 के आसपास किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों जयपाल। जयपाल है जो है यह जो है 2 बार जो है इससे हार जाता है, जबकि जो इसका पिता यानी मोहम्मद गजनवी के पिता को यह पराजित करता है, किंतु इससे जो है बार बार हार जाता है। तो इस वजह से जो है ग्लानि से जो है वह आत्मदाह कर लेता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनी किस वंश का था। तो महमूद गजनवी जो है आपका यामिनी वंश का था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि महमूद गजनवी जो है यामिनी वंश का शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शाहनामा के लेखक फिरदौसी। ये शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो है महमूद गजनवी के साथ आने वाला इतिहासकारों में शामिल नहीं था। बाकी किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी भी इसमें शामिल था। तारीख़ यामिनी के जो लेखक है उत्बी ये भी शामिल थे। और जो है तारीख़ सुबुक्तगिन का लेखक जो है बैहाक़ी वह भी जो है इसमें शामिल था। बैहाक़ी ने तो उसके पिता सुबुक्तगिन के जीवन से संबंधित इतिहास को लिखा था। तो इसमें शाहनामा का लेखक फिरदौसी ही जो ऐसा था जो कि इसके दरबारी इतिहासकारों में यानी इसके साथ आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है लाहौर जो है जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है वह जो है आपका फ़ारसी संस्कृति का केंद्र
बन गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो जो यात्री रहता है इब्न बतूता, इसने जो है अपनी रचनाओं में जो है इस दृश्य का, यानी उस काल में जो है सती प्रथा का प्रचलन बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, यानी बड़े पैमाने पर सती प्रथा प्रचलन में था। तो इसका जो है उल्लेख इब्न बतूता के द्वारा जो किया गया था। यह जो है मोरक्को का यात्री था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में जो है मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। कि हालांकि सर्वप्रथम आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, उसके बाद मोहम्मद गजनवी के द्वारा 17 बार आक्रमण किया गया, किंतु जो साम्राज्य का जो विस्तार है या नींव कहिए वह जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। और मोहम्मद गौरी के पश्चात ही जो है सल्तनत काल का आरंभ होता है। जो मोहम्मद गौरी का जो सेवक होता है, दास होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। गुलाम वंश जो है आपका सल्तनत काल का पहला वंश माना जाता है। तो इस वजह से जो है मोहम्मद गौरी को जो है मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी प्रथा को चलाने का श्रेय जो है आपका इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश जो है अपनी आय में वृद्धि के लिए जो है भूमि का टुकड़ा जो है ज़मींदारों को देते थे, और उस भूमि के जो टुकड़े से जो आय प्राप्त होती थी उससे जो है शासन प्रशासन को वो चलाते थे। तो इक्ता प्रथा चलाने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसके शासनकाल में इक्ता प्रथा का आरंभ किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाल बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला जो भारतीय शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, और यह जो है गुलाम वंश का संस्थापक था, और यह जो है बड़े पैमाने पर जो है दान देना पसंद करता था, यानी यह बहुत ही दानी प्रवृत्ति का था। लाखों लाख जो है रुपए ये दान में दिया करता था। इस वजह से जैसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान कहलाता था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो था वह खान कहलाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, और यह जो है मोहम्मद गौरी का दास रहता है। और मोहम्मद गौरी जब अंतिम बार अपने प्रदेश जा रहा होता है तो उसकी हत्या जो है खोखर जातियों के द्वारा कर दी जाती है, लेकिन जाने के पहले जो हुआ इस कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारतीय विजित प्रदेश का प्रतिनिधि बना करके वह जाता है। चूँकि वह लौट करके वापस नहीं आ पाता है तो इस वजह से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक रह जाता है। और चूँकि यह गुलाम था इस वजह से जो है गुलाम वंश की, यानी इसके द्वारा जो वंश स्थापित किया गया वह गुलाम वंश के नाम से विख्यात हुआ। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इसका आरंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। 2 मंजिला जो है आपका, यानी यह 5 मंजिला इमारत है, तो 2 मंजिला इमारत जो है इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, यानी बनवाया गया। वहीं तीसरी और चौथी मंजिल जो है इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। वहीं जो इसकी 5वीं मंजिल है वह जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसमें दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक था, यानी तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राज्य को जो है कल्लर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, कल्लर। और इसके अंतिम शासक जो रहता है राजा दाहिर, उसको जो है उसके यानी हत्या के पश्चात, उसके हारने के पश्चात जो है इस वंश का अंत हो जाता है। इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के सर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? तो दोस्तों यह संदर्भ जो है आपका इब्राहिम लोदी का है। और ये जो इब्राहिम लोदी है यह लोदी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और इस इब्राहिम लोदी के यानी इब्राहिम लोदी के साथ ही जो है बाबर का युद्ध होता है, आपका पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध जो 1526 में होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि ये इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जो है जीत जाता है। इस प्रकार जो है लोदी वंश के साथ ही सल्तनत वंश का यानी सल्तनत काल का भी अंत हो जाता है और एक नए वंश जिसे हम लोग मुग़ल काल कहते हैं, यानी मुग़ल काल का आरंभ यहाँ से हो जाता है। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो अल बरूनी जो है आपका, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में है जो अल बरूनी इतिहासकार था। यह इसके साथ ही जो है भारत आया था और यह जो है भारत की सभ्यता और संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, अल बरूनी जो है महमूद गजनवी का इतिहासकार था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश हो जाएगा दोस्तों, हुमायूं, अकबर, ये सब तो आपका मुग़ल काल से संबंधित है। और ये इल्तुतमिश जो है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का दास रहता है, तो इसे दासों का दास भी कहा जाता है। तो इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता जो है भारत आता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका तुगलक वंश का एक महान शासक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है यात्री इब्न बतूता भारत आता है। इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण करता है दोस्तों ये भारत पर। इसका 16वां आक्रमण जो रहता है वह जो है सबसे भीषण आक्रमण होता है, जो कि आपका सोमनाथ मंदिर पर करता है। और ये सोमनाथ जो है आपका गुजरात में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर भारी मारकाट मचाता है, मंदिरों को ध्वस्त करता है, ब्राह्मण पंडितों का वध करता है, हत्या करता है और भारी लूटपाट करके जो है वह अपने प्रदेश गजनी लौट जाता है। तो ये प्रश्न ना जाने कितनी बार कितने एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं कि भारत पर आक्रमण उसके द्वारा 17 बार किए गए थे। अगला प्रश्न है और ये 21वां प्रश्न है दोस्तों, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मुबारक शाह खलजी। यह एकमात्र ऐसा शासक रहता है जो खुद को खलीफा घोषित
करता है। खलीफा जो पद है दोस्तों, इस्लाम धर्म में सबसे ऊंचा पद होता है। इससे ऊंचा कोई पद इस्लाम धर्म में होता ही नहीं। तो ये मुबारक सा खलजी जो है खुद को खलीफा घोषित कर लेता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक जो आपका दोस्तों बहलोल लोदी रहता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो इब्राहिम लोदी रहता है इस वंश का अंतिम शासक रहता है, जो बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में हार जाता है। इस प्रकार लोदी वंश का अंत हो जाता है। लोदी वंश के अंत के साथ जो है सल्तनत काल का भी अंत हो जाता है और मुग़ल काल का आरंभ हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो भारतीय इतिहास में जो है आपका बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खलजी के द्वारा किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये वही अलाउद्दीन खलजी है जिसके ऊपर फिल्म बनी थी पद्मावत और दीपिका पादुकोण के पीछे ये पड़ा था। तो ये वही अलाउद्दीन खलजी है दोस्तों। इसने ही जो बाजार मूल्य का निर्धारण किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खलजी है इसका दोस्तों उत्तर। अलाउद्दीन खलजी ही जो है उलेमा के दखल का विरोध, यानी राज्य के संबंधों में, राज्य के कार्यों में जो उलेमा का दखल है उसका विरोध इसने किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख़ उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो भारतीय गणित, ये भी सही जवाब होगा। फिर है भारतीय इतिहास भूगोल, ये भी सही जवाब होगा। फिर आपका है खगोल विज्ञान दर्शन, ये भी सही है। तो इसमें आपका इनमें से सभी, यानी कि ये सभी जो है इसमें इस पुस्तक में जो कि तारीख़ उल हिंद या किताबें उल हिंद कहलाती थी, यानी कहलाई है। इस पुस्तक में जो है आपका इन तीनों ही विषयों का वर्णन जो किया गया है, यानी भारतीय गणित का भी, भारतीय इतिहास भूगोल का भी और खगोल विज्ञान और दर्शन का भी जो है इन विषयों में समीक्षा की गई है। तो ये थे दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सल्तनत काल से संबंधित थे। अगले सेट में हम लोग फिर सल्तनत काल के कुछ अन्य प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।